नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। राहुल गांधी उत्साह में हैं। कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। मोदी खेमे में असंतोष है और एनडीए सरकार के कुछ साझेदार उनके संपर्क में हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह उत्साह और नई संसद में गैर एनडीए दलों के नंबर्स आपस में मेल नहीं खाते हैं। एनडीए गठबंधन अपने कथित भाग्य के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बाट जोह रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि सरकार बनाना या उसकी दावेदारी करना राहुल गांधी या फिर इंडी गठबंधन की इच्छा नहीं है। 272 के बहुमत से 173 सीट दूर खड़ी कांग्रेस इतने बड़े कुनबे की सरकार चला पाएगी? पहली बात कि इसका भरोसा उन्हें भी नहीं है, और दूसरी बात कि इतनी अस्थिर सरकार का प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी की मनोकामना तो नहीं हो सकती। वे तो बस प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ाना या जताना चाह रहे हैं कि आप अल्पमत सरकार में हैं। जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन ने जितनी सीटें हासिल की हैं और तेजस्वी यादव की तमाम मेहनत के बाद भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों ने मिलकर जितनी साधारण सफलता हासिल की है, फिलहाल यह तय है कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा समेत एनडीए के दूसरे सहयोगी राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तिगड़ी पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारी पड़ेंगे। लिहाजा नीतीश एनडीए में बने रहेंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर बहुत मुश्किल से लेकिन दमदार वापसी हुई है। जाहिर है, इस सफलता को किसी गैर जरूरी जोखिम में डालकर वे अपनी लंबी पारी का भविष्य खराब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अनेक विश्लेषकों को लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति पिछले 3 दशकों के औसत पर लौट आई है। स्पष्ट बहुमत की सरकार की जगह विपक्ष मजबूत हुआ है। एक नेता एक दल की जगह गठबंधन और उसके समझौतों की वापसी हुई है, जिससे सरकार की नीतियों पर व्यापक सहमति बनाने की अनिवार्यता होगी। कुछ विश्लेषक चुनाव परिणाम को उत्तर प्रदेश और विशेषकर अयोध्या इफेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, और वे कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति हिंदुत्व के नैरेटिव से बाहर आकर आर्थिक मुद्दों और नए सामाजिक समीकरण में ढल रही है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना तो एकदम आसान है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उससे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्तब्ध हैं। लेकिन उनके पास विकल्प क्या है और भविष्य क्या हो सकता है? वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तीसरी जीत का अंतर जिस तरह गिरा है, अनेक लोग इसे 2014 में अमेठी में राहुल गांधी के जीत के अंतर में आई गिरावट के जैसा बता रहे हैं। हालांकि अमेठी और वाराणसी की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि न तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे और ना ही अमेठी में विकास और बदलाव का कोई वैसा प्रमाण दिखाई देता था जो वाराणसी में 2014 के बाद से दिखाई देता है। तो सवाल है कि आखिर क्या हुआ प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर, और अब आगे क्या हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तालमेल में इतनी ऊर्जा थी, या विपक्षी उम्मीदवार अजय राय की छवि में इतनी क्षमता थी कि वह बीते 10 साल में हुए वाराणसी में विकास और बदलाव के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को चुनने की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा पर भी भारी पड़ गई? चुनाव समाप्त होने के बाद बनारस के कुछ स्थानीय लोगों से मैंने संपर्क किया, जिसमें एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के जीत के अंतर के कम होने का एक रोचक कारण बताया। उन्होंने कहा कि बनारस में कचौड़ी जलेबी की जगह जिस तरह इडली वड़ा डोसा के दुकानों और दक्षिण भारतीय लोगों की पैठ बढ़ रही है, इससे लगता है कि अपना बनारस खो सा गया है। मैं हैरान हो गया। बीते 30 सालों में मैंने बनारस की कचौड़ी और जलेबी के छोटे बड़े दुकानों के अगल बगल इडली वड़ा डोसा की दुकानें हमेशा देखी हैं, और वे ग्लोबल मेन्यू का हिस्सा हैं। बात यह है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के पैमाने पर यह कितना उचित और सुरक्षित है कि बनारस के आदि शिव बाबा विश्वनाथ को दक्षिण भारत के रामेश्वरम की भक्ति धारा से अलग करके देखा जाए। याद करें कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में काशी तमिल संगम का शुभारंभ किया गया। दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क और संवाद की ऐतिहासिक परंपरा ने सनातन पंथ के अस्तित्व और आकार में ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण योगदान किया है, यह मात्र साक्षर होकर समझना भले ही मुश्किल हो, लेकिन काशी तमिल संगम को पुनर्जीवित करना साझी संस्कृति और साझा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास तो है। लिहाजा
बनारस का कोई नागरिक यदि आदि विश्वनाथ को दक्षिण भारत के रामेश्वरम के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक एकीकरण की जगह प्रतिस्पर्धा और अलगाव में देखना चाहता है, तो क्या इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के परियोजना में राष्ट्रीय पहचान और सनातन का गौरव निर्मित करना एक मुश्किल चुनौती हो सकती है, यहां तक कि अयोध्या और बनारस में भी। सवाल है कि भाजपा अयोध्या और वाराणसी के चुनावी संकेतकों में छिपे विचारधारा के सवालों और संभावनाओं को किस तरह नए स्वरूप और आकर्षण में गढ़ेगी। विचारधारा की पार्टी विचारधारा के संकट का जोखिम नहीं उठा सकती, अन्यथा उसका भी हश्र वही हो सकता है जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों का हुआ है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, केंद्र व प्रदेश सरकार के कामकाज और उनकी नीतियों का जनता पर प्रभाव, उम्मीदवारों का जनता के साथ संपर्क, जातीय और सामुदायिक वोट बैंक का कथित तौर पर बीजेपी के साथ मोहभंग, विपक्षी दलों की प्रचार रणनीति और उनके संसाधन, ऐसे 16 बिंदुओं पर जमीनी आकलन करा रही है। सवाल है कि क्या यह आकलन चुनाव से पहले नहीं कराए गए थे? क्या भाजपा संगठनात्मक थकान यानी ऑर्गेनाइजेशनल फैटीग और विचारधारा की अनिश्चितता यानी आइडियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी में घिर गई है? चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, गंगा आरती में शामिल हुए और किसान सम्मान निधि की किश्त भी जारी की। आम चुनाव को लेकर भी भाजपा आश्वस्त थी कि बिना भेदभाव आवास योजनाओं से लेकर अनाज वितरण और सम्मान निधि से लेकर हर घर नल से जल और आयुष्मान भारत योजना जैसे ऐतिहासिक काम मोदी सरकार को अजेय बनाएंगे। बावजूद इसके वाराणसी के आम मतदाता और सामुदायिक सेकुलर वोट बैंक ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मतदान किया। हालांकि लोकतंत्र में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता उसी पार्टी, सांसद या सरकार को वोट करे जो उनके जीवन में कोई बदलाव लेकर आती है, लेकिन भाजपा को यह समझना होगा कि चुनाव में मतदान पर प्रभाव किस बात का पड़ा। बूथवार मतदान के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि पसमानदा मुसलमानों के बीच पहुंच बढ़ाने की भाजपा की परियोजना भी धराशायी हो गई है। लेकिन क्या इसका दोष समुदाय को दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव अभियान में संपत्ति पुनर्वितरण के मुद्दे पर और मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर जो हमला किया, घुसपैठिए जैसे शब्दावली का जो प्रयोग किया, उसने उन 8-9% मुस्लिम मतदाताओं को जिन्होंने 2019 में भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, हो सकता है नाराजगी पैदा हुई हो। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम कारण भाजपा के विरोध में खड़ा लगभग एकजुट विपक्ष है, जिसकी ताकत और संभावनाओं के आधार पर अनेक फ्लोटिंग कास्ट इक्वेशंस और मुस्लिम समुदाय ने यथासंभव भाजपा के विपक्ष में एकमुश्त वोट दिया। सवाल है कि क्या 2024 आम चुनाव मोदी और भाजपा के विरुद्ध राजनीतिक दलों और उनके मतदाताओं की अधिकतम एकजुटता का वह स्तर है जिसे अब दोहराया नहीं जा सकेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि मोदी सरकार में हुए विकास और अनेक योजनाओं का लाभ मिलने के बाद आम मतदाता अब नए अवसर और हिस्सेदारी की अपेक्षा कर रहा है और विपक्ष यह समझ गया है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की अपील चुनावी संदर्भ में अब ढलान पर है और उसे दोबारा मौका ना मिले, इसके लिए वे हर संभव प्रयास भी करेंगे। वह अयोध्या जिसे उपेक्षित रखने में दशकों से सभी तथाकथित सेकुलर दलों और उनकी सरकारों ने भरपूर योगदान दिया, वे उसी अयोध्या फैजाबाद के चुनाव परिणाम को एंटी हिंदुत्व मॉडल या फॉर्मूला बता रहे हैं। विपक्ष ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी और संविधान बदलने के जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी इस चिपका दी गई छवि से कैसे उबरेगी, यह एक रोचक प्रश्न है। लेकिन यह स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा आरक्षण खतरे में है कि दुष्प्रचार ने भाजपा के सामाजिक गठजोड़ को ढीला कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस खोए गए जनाधार को कैसे वापस हासिल करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, क्या योगी आदित्यनाथ गवर्नेंस और कानून व्यवस्था के साथ योजनाओं की डिलीवरी पर 2027 में दोबारा चुने जाएंगे? उत्तर प्रदेश के सभी पड़ोसी राज्यों में, विशेषकर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं,
पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव निश्चित रूप से बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जीते गए 40 से अधिक सांसद और उसके प्रभाव क्षेत्र में आए 175 के आसपास विधानसभा सीटों पर कम से कम यह संदेश तो पहुंचा है कि भाजपा को पराजित किया जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार के विरुद्ध सामान्य से अधिक असंतोष चिंता का कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम के संदर्भ में यह एक रोचक प्रश्न भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ मात्र विक्टिम हैं या वे भी पार्ट ऑफ गेम हैं। यह आशंका सच के करीब है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदलने का नैरेटिव विपक्ष और कॉन्स्पिरेसी पैडलर्स का प्रपंच था। तो क्या मुख्यमंत्री योगी, जो इतने लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, वे इस नैरेटिव और साजिश को समझने में विफल रहे? दोष भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का भी है, जिसने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाह को एक सुर में पूरी ताकत से खारिज करने में विफल रही। लेकिन यदि यह मौन कोई संकेत है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को बदलना किसी हित को साध सकता है? फिलहाल चुनाव परिणाम जो आए हैं, उसके आधार पर भी अब यह तय है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का चुनाव अपने बुलडोजर शासन और अयोध्या काशी की नियमित यात्रा की छवि पर जीत सकते हैं? चुनाव परिणाम के अन्वेषण के दौरान बनारस के ही एक व्यक्ति का रोचक आकलन यह भी मिला कि योगी आदित्यनाथ को समझना होगा कि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के नहीं बल्कि आडवाणी के सारथी थे। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।